हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजी 24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में लेसन नंबर 9, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका, और इसमें पार्ट 2। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। बच्चू मांझी, आइए जानते हैं इसमें। बच्चू मांझी की तरह शहर में कई सारे लोग सड़क पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवाएं देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं, उनको कोई दूसरा रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकान अस्थायी होती है, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है। शहरों में आपने देखा होगा, खंभों या तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसी जगह हैं जहां ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर उनके घर पर उनके परिवार वाले ही बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर, साफ करके, छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं और वो शुद्ध होता है। उदाहरण के लिए जो सड़क पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, ज़्यादातर वह घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि, चित्र में देखिए, अक्सर शहर में काम करने, आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख लेते हैं और रात में वहां खाना बनाते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़क पर काम कर रहे हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर, ठेले पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जा रहा है, अर्थात उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है भीड़ भाड़ की वजह से। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकतर अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी इस कानून को बदलने के लिए उन पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके उत्पादन और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। आइए जानते हैं बाजार के बारे में। हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहारों के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली की सामान इत्यादि की दुकानें कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से समय ही ले रखा था। अब वहां पहले पहुंच गई, जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ता। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना सहन करना पड़ रहा है। वो महिला अपनी बहन के बारे में बता रही है। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े के एक शोरूम में चली गई। मैं कुछ सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम में 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरा मंजिल पर पहुंचे, जहाँ लड़कियों के कपड़े दिख रहे थे और मिल रहे थे। आइए देखते हैं आगे। बड़ी दुकान में हरप्रीत। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। चित्र में देखिए। आइए देखते हैं आगे। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, वंदना बता रही है। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान है इन बातों पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हमने अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह से सामान खरीदते और ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेश से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम जल्द इसे खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। वंदना ये बात बता रही है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी, बड़ी और है। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की।
उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, अपने शब्दों में बताइए। एक बड़ी दुकान के मालिक से बात करके पता लगाइए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है? जो बाजार में सामान बेचते हैं और सड़कों पर सामान बेचते हैं, उनमें क्या अंतर है, अपने शब्दों में बताइए। लोग अलग अलग चीज़ों को बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान पर व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकान होती है जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकान बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।